तो साइक्लोट्रॉन है क्या है? साइक्लोट्रॉन एक्चुअली एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर, आप कहोगे कि एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? देखो, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपके पास एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और सराउंडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की, है ना? तो ये होता है एटम। हम कई बार हमारी इच्छा होती है कि इस न्यूक्लियस को ना, हमारे पास एक प्रोटॉन है ना? प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन पे। मेरी इच्छा ये है कि प्रोटॉन को मैं न्यूक्लियस के अंदर लेके जाऊं, पर न्यूक्लियस तो जाने ये करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और न्यूक्लियस में का साइज इतना ज़्यादा कम होता है, आप सोच नहीं सकते। चलो सोच भी सकते हो, मतलब बेहद छोटा साइज होता है न्यूक्लियस का। और उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव। अब आप क्या करना चाहते हो? आपके पास भी पॉजिटिव है, आप इसको न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करवाना चाहते हो, तो ये न्यूक्लियस होने नहीं देगा। सिमिलर चार्जेस है ना? तब हमें ना, यदि ये प्रोटॉन बड़ी हाई वेलोसिटी का मिले, मतलब बड़ा तेज, जैसे कोई तेज दौड़ रहा हो, है ना? यदि इसको बहुत तेज दौड़ाएं और इतनी तेज दौड़ाएं कि इसमें इतनी ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी इसमें भर दें कि इसकी रिपल्शन के बावजूद वो इतनी हाई कैनेटिक एनर्जी उसमें दे दें उसको कि इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और न्यूक्लियस को तोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। पर यदि आपके चार्ज पार्टिकल के पास, क्यू चार्ज पार्टिकल के पास यदि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो अब वेलोसिटी कौन देगा? वेलोसिटी का मैं उसे एक्सोलेट करवाना पड़ेगा ना। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वेलोसिटी बढ़ सकती है यदि एक्सेलरेशन होगी। जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, और टाइम भी आपको देना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को लिए एक्सेलरेशन चाहिए। मतलब इसको यदि एक्सेलरेट करना है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि चार्ज है ना। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी चाहिए? नेगेटिव। तो यदि नेगेटिव फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्टिकल खींचा जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से आएगी? पोटेंशियल से, पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस। तो पोटेंशियल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड करेगी फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, वो फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगाएगी तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो चार्ज इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस को तोड़ देगा। ये होता है एक्सेलरेटर। तो साइक्लोट्रॉन का मकसद भी यही है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। ठीक है? पर याद रखना, साइक्लोट्रॉन सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, नेगेटिव को कर ही नहीं सकता। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया कि नेगेटिव पार्टिकल को वो क्यों नहीं कर सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना। वो मैं एंड में बताऊंगा। तो पॉजिटिव पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, कैनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और साइक्लोट्रॉन का एक और नाम भी है, रेजोनेंस एक्सेलरेटर। ठीक है? अब प्रिंसिपल क्या है इसका?
अभी मैं पीछे आपको बता के आया हूँ कि हमारे पास ना दो डीज होती हैं, एक ये डी है और दूसरी ये डी है। यहाँ पे पार्टिकल है, देखो ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास दो मेटल डीज हैं। डी क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज इसका जो शेप है ना, वो इंग्लिश का जो लेटर होता है डी, बिल्कुल वैसे ही शेप है ना ये, बट ये हॉलो है इनसाइड। और मैं मान लेता हूँ कि ये मेटल का बना हुआ एक चैम्बर है, और ऐसे इसका दूसरा पार्ट ये भी एक मेटल का बना हुआ। ये दोनों मेटेलिक डीज हैं, मेटल की चैम्बर्स हैं एंड हॉलो हैं इनसाइड से। ओके, तो इन दोनों डीज के इन बिटवीन क्या होगा? इन बिटवीन मतलब यहाँ पे आयन सोर्स है, कोई आयन है सपोज यहाँ पे, जो मेरी फिंगर की ये टिप है। तो ये आयन कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, ये डी, ये वाली, ये डी पे सपोज उस वक्त पोटेंशियल होता है नेगेटिव, ठीक है। तो आयन जो होगा ना, वो इस तरफ एकदम एक्सोलेट होगा ऐसे, मतलब ये दोनों डीज में एक गैप भी है। तो एक्सलेट होता है जब वो सिर्फ गैप में एक्सलेट होगा, ऐसे एक्सलेट होगा। जैसे एक्सलेट हुआ और जब वो डी में आएगा ना, डी में एंटर करेगा, तो ऊपर से क्या आ रही है? यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ऊपर से आ रही मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट इस डी ने, ये डी कौन किस पोटेंशियल पे थी? नेगेटिव। उसके कारण चार्ज पार्टिकल एकदम से इस तरफ एक्सलेट हुआ था, इस तरफ ऐसे, है ना। जब वो ऐसे एक्सलेट हुआ, ऊपर से आएगी मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे जब मैग्नेटिक फील्ड आई, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ। तो आप ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये वाला, ये फिंगर को करिएगा आप नीचे ऐसे, ठीक है, ऐसे करिएगा ये वाली फिंगर को नीचे। तो ये फिंगर है, ये एक्सलेट हुआ था इस तरफ, है ना। तो ये फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थंब मतलब आपकी ओर फोर्स लगेगी, थंब की ओर मतलब आपकी ओर। तो पार्टिकल ऐसे एक्सलेट हुआ था, ऐसे इस तरफ, है ना, इस डी के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आई ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? पार्टिकल पे फोर्स लगाई और पार्टिकल ऐसे डी में घूम गया, ऐसे उसने सेमी सर्कल बना लिया, पॉजिटिव, है ना। उसने देखा कि इस डी के बाहर, क्योंकि अंदर से होलो होती है ना, मैं बाहरले सरफेस की बात कर रहा हूँ, बाहरले सरफेस पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज एकदम इस तरफ खींचा जाएगा, एक्सलेट होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। पर जैसे वो एंटर करेगा ना डी में, ऊपर से क्या आ रहा है? नॉर्थ पोल, नीचे क्या? साउथ पोल। ये जैसे नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये डी टू डी है, D1 डी है। तो डी टू डी पे कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव। तो वो इस तरफ खींचा है, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। लेफ्ट हैंड रूल ने बताया कि फोर्स लगेगी इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पार्टिकल क्या होगा फिर? पार्टिकल डी के अंदर सेमी सर्कल में घूम जाएगा। अब यदि, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे ना पोटेंशियल लगाया हुआ है, आल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, जो डी को कभी नेगेटिव पॉजिटिव करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने एक कनेक्शन है यहाँ से दूंगा और एक कनेक्शन मैं दूसरी डी से दूंगा, एक कनेक्शन यहाँ से लूँगा, एक कनेक्शन यहाँ से लूँगा। तो दोनों कनेक्शन लेके ना एक अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, मैं एक ना फ्रीक्वेंसी, दो कनेक्शन यहाँ से लेके अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ दूंगा।
आप कहोगे कि ये अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है? ये होता है, जैसे आपको पता है कि आपके घर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार चेंज हो जाती है। ऐसे ही मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने जा रहा हूँ वो अल्टरनेटिंग है, मतलब वो चेंज हो जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के हिसाब से चेंज होगी, है ना। ये क्या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कहाँ पे है, यहाँ कहाँ दिखाया हुआ, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने क्या किया, किसी वक्त इस डी को कर दिया नेगेटिव, पार्टिकल एक्सेलेरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में सेमी सर्कल में घुमा दिया। ओके, यहाँ तक तो होगी बात खत्म। पर पार्टिकल जब बाहर आया तो ये जो ऑसिलेटर लगा ना, ऑसिलेटर का मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब जो चीज बदलती है, उस वक्त ये डी पॉजिटिव बन गई और ये डी अब नेगेटिव बन गई। तो चार्ज पार्टिकल क्या था, पॉजिटिव, ये डी पॉजिटिव क्या करेगी, धक्का मारेगी इसे, पॉजिटिव क्या करेगी, खींचेगी, तो ये इस तरफ फिर एक्सेलेरेट हो जाएगा। जब ये एक्सेलेरेट होगा तो डी में एंटर करेगा, ऊपर से क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर उसे सेमी सर्कल में घुमा देगी। फिर जब वो बाहर आएगा ये डी पॉजिटिव हो जाएगी, ये डी नेगेटिव हो जाएगी, जब नेगेटिव होगी अब फिर ये इस तरफ एक्सेलेरेट होगा, तो ये बार बार होता ही रहेगा। देखो ये जो आयन सोर्स है ना, यहाँ से पॉजिटिव आयन सबमिट होते हैं जो दोनों डीज के इन बिटवीन है, और ये आयन एक्सेलेरेट होने को है, तो किस तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है, T2 तक की तरफ। T2 में सेमी सर्कल बनाएगा, पर डी के अंदर नहीं एक्सेलेरेट होगा, सिर्फ उसका सेमी सर्कल बनेगा, एनर्जी नहीं बढ़ती डी के अंदर, एनर्जी गैप में ही बढ़ती है। अब क्या हुआ, D1 नेगेटिव हो गई, फिर एक्सेलेरेट हुआ थोड़े से गैप में, मतलब फिर उसमें D1 में सेमी सर्कल बना, फिर गैप में एक्सेलेरेट हुआ, फिर D2 में सेमी सर्कल बना रहा है। इस सेमी सर्कल में उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ती है सिर्फ गैप में, अब फिर गैप में आया, एक्सेलेरेट हुआ। तो जब वो यहाँ पहुंचा उसको ना, ये जो देखो पहले क्या था, ये डी नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी, पॉजिटिव डी ने धक्का मारा, नेगेटिव डी ने उसे खींचा, तो एक्सेलेरेट हुआ, फील्ड आई, फील्ड ने सेमी सर्कल में घुमाया, जब वो घूम के बाहर निकला ना, उस वक्त ये डी पॉजिटिव हो जाती है, उल्ट हो जाती है, अब ये पॉजिटिव हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है, मतलब क्योंकि फील्ड अल्टरनेटिंग लगाई हुई है, उसने बदलना है, वो इसी हिसाब से बदली है कि जब वो पार्टिकल बाहर आए ये डी पॉजिटिव बन जाए, ये नेगेटिव बन जाए। अब ये नेगेटिव बन गई ना ये वाली, अब नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव इसे फिर खींचेगी, है ना, अपनी तरफ। अब ये इस तरफ खींचा जाएगा, जब इस तरफ खींचा जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में आ रही है, फिर फोर्स लगेगी, वो सेमी सर्कल में घूमेगा, और जब वो फिर बाहर आएगा फिर ये वाली डी जो है वो नेगेटिव बन जाएगी, फिर पार्टिकल ऐसे खींचा जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, फिर वो सेमी सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा। बस ऐसे वो एक्सेलेरेट भी होता रहेगा गैप में, डी के अंदर सेमी सर्कल भी बनाता रहेगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, और बढ़ता बढ़ता रेडियस हाईएस्ट में आएगा जब वो, तो यहाँ पे एक विंडो लगी होती है, तो विंडो पे पोटेंशियल होता है नेगेटिव, वो विंडो से खींच लेती है बाहर, तो पार्टिकल बाहर आता है, तो बाहर जब भी जहाँ पे उसने स्ट्राइक करना होता है, टारगेट रखा होता है, वहाँ पे जाके वो टक्कर मारता है, तो वो टारगेट को तोड़ देता है। तो ये काम होता है साइक्लोट्रॉन में। ओके, फिर सेमी सर्कल बनेगा D1 में, क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाती है ना डी, अब D2 नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी, फिर एक्सेलेरेट हो रहा है, अब सेमी सर्कल, इसमें एनर्जी नहीं बढ़ेगी, गैप में आएगा, अब गैप में आ गया ना, अब एक्सेलेरेट होगा, एक्सेलेरेट हुआ, फिर सेमी सर्कल बना, फिर गैप में आया, फिर एक्सेलेरेट हुआ, फिर सेमी सर्कल बना। सेमी सर्कल में वो जस्ट ट्रेस करता पाथ, एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी डीएस के गैप में ही बढ़ती है, क्योंकि वो एक्सेलरेट होता है एकदम, है ना। तो अल्टीमेटली लार्जेस्ट सर्कल में वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डी उसे उल्ट पोटेंशियल पे मिलती है, चार्ज पॉजिटिव है ना। अब देखो ये D1 नेगेटिव हो गई है, अब फिर वो एक्सेलरेट हो रहा है, अब यहाँ से क्या होएगा, बाहर निकलेगा, यहाँ से एक विंडो है, विंडो उसको खींच लेती है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है विंडो पे, और
ये देखो, ये निकल के यहाँ पे कुछ टारगेट था, उसने स्ट्राइक किया और जो भी रिएक्शन वगैरह होना था वहाँ पे हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये था साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। ओके, अगेन एंड अगेन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को इन इन द गैप एक्सेलरेट करवा रहे हैं। हाँ, उसकी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसका सर्कल बड़ा बड़ा होता जाएगा, पर डी के अंदर तो वो वेलोसिटी नहीं बढ़ती। डी के अंदर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता है, सेमी सर्कल में वेलोसिटी गैप में ही बढ़ती है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, अब इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है चार्ज पार्टिकल जब बाहर आए तभी फील्ड को बदलना चाहिए। जैसे जब तक तो अंदर है तो ठीक है, पर जब बाहर आएगा तो ये नेगेटिव बनेगी तब भी खींचा जाएगा ना, फिर बाहर आएगा ये नेगेटिव बनेगी तब भी खींचा जाएगा ना। तो मैं आप बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो एक्सेलरेट ऐसे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता। पता है क्यों? इलेक्ट्रॉन होता है बड़ा हल्का, वो एक आधा चक्कर कटने से ही ना बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी मतलब वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखो कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी कि पार्टिकल, इसको आपको ना सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल की जो सेमी सर्कल बना रहा है ना, चक्कर काट रहा है, तो इसके चक्कर काटने का तरीका और जो बाहर से चेंज होती है फील्ड उसका तरीका यदि एक ही होगा, एक का मतलब कि आपको बड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी कि चार्ज पार्टिकल बाहर आए उसको फील्ड बदली हुई मिले। यदि आपने सेटिंग कर ली तो होगा। यदि आप सोचो कि चार्ज पार्टिकल बाहर आ गया, यहाँ पे फील्ड उसको पॉजिटिव ही मिली, नेगेटिव ना हुई, तो वो रिटार्ड हो जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो एक्सेलरेट होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसे ही होता है। क्यों होता है मैं लास्ट में एंड में बताऊंगा, तो याद रखना पॉजिटिव पार्टिकल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन के केस में। पॉजिटिव पार्टिकल की सेटिंग हो जाती है ना, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ। चलो अब प्रिंसिपल आपको समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव आयन सफिशिएंटली एनर्जी उसको मिलती है। हाँ, हम थोड़ा पोटेंशियल हमें, देखो यदि तो एक ही बार एक्सेलरेट करना हो पार्टिकल को, एक ही बार, है ना, यहाँ पे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव दे देता हूँ और पार्टिकल को फ्री कर देता हूँ, तो एक ही बार एक्सेलरेट होगा ना, एक ही बार एक्सेलरेट होगा, तो इतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी और ये पोटेंशियल भी आपको बड़ा हाई रखना पड़ेगा। अब साइक्लोट्रॉन में क्या है, पोटेंशियल को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर पार्टिकल को बार बार घुमाते रहो गैप में, गैप में आता दोबारा एक्सेलरेट, फिर एक्सेलरेट, फिर एक्सेलरेट, बाय मेकिंग देम टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा करते रहो। उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसने उसको सर्कल में घुमाना है, तब उससे क्या होगा, उसकी काफ़ी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो न्यूक्लियर फिशन वगैरह कर पाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन वगैरह तो आपको क्लियर ही है। नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में डीज हैं और ये ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, ये वैक्यूम, सॉरी ये चैम्बर है और इस सारे को ना इनक्लोज कर देते हैं वैक्यूम में, मतलब एयर पार्टिकल इंटरफेयर ना करें। अच्छा, आपको देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये वही दिखाया हुआ है इसमें, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना थोड़ा, तो लिखने के लिए आप ये नोट कर लो, ठीक है। वीडियो में ये नोट कर लेना। लैंग्वेज मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज लिखी है, हो जाएगा ना नोट, ऐसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये दिखाया कि पॉजिटिव आयन है, डी नेगेटिव एक्सेलरेट हुआ, तो ये ऐसे सेमी सर्कल बनाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा तो उसको डी पे चार्ज उल्टा हुआ मिलेगा। तो ये सारी लैंग्वेज आप लिख लेना है ऐसे। तो चक्कर कौन कटवा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है उसे। अब ये सारा अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, आपके हिसाब से ही लिखिए कि आपको मुश्किल ना हो। कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ना, तो वैसे तो मैंने हिंदी में इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया। चलो आगे थोड़ा मूव करते हैं, तो ये लैंग्वेज भी आपको लिखनी पड़ेगी सारी, ठीक है। पॉज करके ना वीडियो को ये लैंग्वेज लिख लो।
चलो आगे, ये देखो ये वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बनी। यहाँ से आपने क्या किया, आर की वैल्यू फाइंड कर ली, है ना। आर की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। तो आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आपने टाइम, आप डिस्टेंस ना आधे सर्कल का ले रहे हो, क्योंकि आधा सर्कल की बात कर रहे हैं, डी आधा सर्कल है, तो गैप तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, तो गैप का स्पेस बहुत कम होता है ना। आधा सर्कल कितना होता है, पूरा होता है 2πr, आधा πr होगा, तो आधे सर्कल को ना ये टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी तो आर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, कहाँ पता है, ये देखो, ये वैल्यू हम आर की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टाइम ना आधे सर्कल का आ जाएगा, ठीक है, v से v कट जाएगा, तो टाइम जो पार्टिकल को लगेगा वो πm/qb होगा, मतलब टाइम उसका ना b पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आधे सर्कल का टाइम है। देखो एक बात आप ध्यान रखोगे, हम कई बार सोचते हैं ना कि टाइम स्पीड पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कितनी स्पीड से है, नो। इसका मतलब कि चाहे आधा सर्कल छोटा हो या आधा सर्कल बड़े वाला हो, उसका टाइम वही रहेगा। बड़े सर्कल में भी वही टाइम, छोटे, आपको भी ये कैसे हो सकता है कि छोटे सर्कल का भी वही टाइम हो, बड़े सर्कल का भी वही टाइम हो सकता है। छोटे सर्कल में उसकी स्पीड कम होगी, बड़े सर्कल में स्पीड ज़्यादा होगी, तो टाइम सेम होगा, है ना, क्योंकि यदि ये पाथ इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी तो इंक्रीज हो जाती है ना उसी हिसाब से। तभी टाइम पीरियड जो है ना, आधा सर्कल का जो टाइम है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात। छोटे सर्कल का भी वही टाइम, बड़े का भी वही टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कल का रेडियस। तो ये आधे सर्कल का टाइम है। तो अब आपको पता है क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको सेटिंग ये करनी पड़ेगी कि द कंडीशन दैट पार्टिकल एक्सेलरेट कंटिन्यूसली when it reaches in the gap the electric field or potential on the D should change। ये है ना कि बदलनी चाहिए, नहीं बदलेगी तो काम गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है और जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी एक हिसाब से एक जितनी होनी चाहिए, इक्वल। यदि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आधे सर्कल का टाइम था, पूरे सर्कल का कितना टाइम होगा, ये वाला। तो आप कहोगे कुछ टाइम गैप में भी तो लगता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि गैप का टाइम कहाँ गया। ये कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि हमने गैप का टाइम तो लिया ही नहीं, है ना, ये तो मतलब डी के अंदर का टाइम है। चलो एनीवे वो आप बताओगे। तो पूरे सर्कल को जो टाइम मिलेगा, आधा सर्कल को, आधा छोटा सर्कल होगा, फिर गैप में आएगा तो फिर उसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। पर हम बता रहे हैं कि ये जो सर्कल, इसका टाइम है, बड़े सर्कल का या छोटे सर्कल का टाइम वही रहता है, तो इसलिए हमने डबल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टाइम पीरियड आ गया पार्टिकल का। फ्रीक्वेंसी बना ली 1/टाइम पीरियड। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की है यही आपकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर की भी वही चाहिए, उसे कहते हैं रेजोनेंस होना। रेजोनेंस का मतलब दोनों मैच कर गए, ठीक है। तो यदि रेजोनेंस होती रहेगी तो आपके पार्टिकल की स्पीड बढ़ती रहेगी और एनर्जी बढ़ती रहेगी। अब मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी पॉजिटिव आयन की, तो रेडियस तो हमने बताया था पीछे ना कि ये रेडियस आर, वहाँ से वेलोसिटी ले लो।
V आ जाएगा QBR अपॉन M। तो V कितना है QBR अपॉन M। तो V मैक्सिमम होगा कब, जब आपका R मैक्सिमम होगा, सबसे बड़े सर्कल में जाएगा। सबसे बड़ा सर्कल कितना होगा, कैपिटल R का, ये कितना होगा जितना D का रेडियस है ऑलमोस्ट, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये इसमें आप ये वैल्यू भर दो, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो आपको एग्जाम में बतानी पड़ेगी। Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर, R का स्क्वायर ओवर 2M। ठीक है, अब हम आते हैं लिमिटेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वो कि इलेक्ट्रॉन का बताओ वो क्यों नहीं एक्सेलरेट होता। देखो भाई, देखो समझो, इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज़्यादा हल्का। ठीक है, हल्का होने से वो एक दो सर्कल में जब चक्कर काटता है ना, उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लाइट के कंपैरिजन में आ जाती है, लाइट की वेलोसिटी के। आपको एक रिलेटिविटी का फॉर्मूला पता होना, ये वाला, ये फॉर्मूला तब लगता है जब किसी चीज़ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब जब वेलोसिटी अप्रोच करे लाइट की स्पीड को। अब जब v बहुत ज़्यादा होगा ना, लाइट के कंपैरिजन में आता है v, तो मास बदलना शुरू हो जाता है। अब जब मास, अब इलेक्ट्रॉन का मास बदलना शुरू हो गया, मतलब मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी से बढ़ने से क्या होगा, m इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पता है जब v c के बराबर होता है तो m कितना होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि 1 - 1 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो यदि वेलोसिटी c को अप्रोच करेगी तो मास बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो गया, यदि मास चेंज हो गया तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी जो हमने पीछे बताई थी, हमने पीछे ये फ्रीक्वेंसी बताई थी ना कि ये फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की है QB अपॉन 2πm। यदि मास बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हो गई, आपने बाहर जो ऑसिलेटर लगाया हुआ है, ऑसिलेटर जो लगाया हुआ है उसकी आप फ्रीक्वेंसी आपने इसी के हिसाब से रखी थी ना, QB अपॉन 2πm। मास इलेक्ट्रॉन का यदि आपने लिया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। पर यदि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बदलनी शुरू हो गई तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो गलत बात होगी कि इलेक्ट्रॉन जब गैप में आएगा तो ऑसिलेटर की फील्ड उल्टी हुई हुई नहीं मिलेगी, और यदि फील्ड उसकी जैसे इलेक्ट्रॉन है, फील्ड भी नेगेटिव मिल गई तो रिटार्ड कर देगी उसे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो पाता। क्यों, हल्का होता है, एकदम वेलोसिटी बढ़ती है तो मास उसका चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है। तो इसका क्या कोई इलाज हो सकता है ना। जो आपको एग्जाम में लिखना है तो ये मैटर आपने नोट कर ही लिया होगा, कर लिया ना नोट, नहीं किया तो अभी कर लो। ओके, तो इसको नोट कर लेना, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। हाँ, एक बात और, +1 +2 का कोई भी टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है आप हमें बताइएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, पहले पर जाना आपने मैं जो वीडियो बनाई है ना ये वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे एक वेब लिंक मिलेगा, ये वाला। इस लिंक को आपने ना सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, ये देखो, ये लिंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये कर लिया ना सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या मैं करूँगा, Ctrl+C।
कंट्रोल सी करने से क्या होएगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाके ना आपने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। जब आप कंट्रोल वी करोगे तो वो वाला लिंक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है, एंटर। और जैसे ही एंटर करोगे तो इसको एंटर कर दो तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है electronicAssignments.com, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बनी रहिएगा इस साइट के बारे में।